ओके, एवरीबॉडी इज रेडी? बोलो हाँ या ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मुझे बताइएगा एवरीवन। और यहाँ फेस टू फेस में कॉर्नर्स आवाज ठीक से आ रही है? बोलो हाँ या ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। लेट्स गो। So, everybody. So, good morning, everyone. क्या लाया बच्चों ने? क्या मजाक कर रहे हो? बाप रे। ओके, सबको टीचर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे दिल से। अरे बाप रे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यार। नहीं नहीं ठीक है, नहीं खाएंगे अभी, सिर्फ काटेंगे अभी। इसको क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे। आगे चलो, हैप्पी टी। Thank you so much guys, thank you so much for lots of love. चलो फाइन। Okay, let's go. Thank you so much, thank you so much guys, thank you so much, thank you so much guys, thank you so much. Happy birthday. चलिए यार, that's so sweet of you, all of you, thank you so much. हमको जीवन में नहीं मालूम पार्टी। आगे रिगार्डिंग पार्टी, हम इस बार बहुत तगड़ी पार्टी करने वाले हैं और बहुत तगड़ी होने वाली है, छा जाने वाली पार्टी करने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किधर मतलब इतने 1000 बच्चों को कहीं खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है भाई। और जिस प्रकार से तुमने क्लास के अंदर लक्षण दिखाए हैं, हमें लगता है एक बहुत सेफ प्लेस की बहुत जरूरत है, तो जरूर पार्टी करने वाले हैं हम। उसके ऊपर डिस्कशन चालू कर दिए हैं। हम पहले ट्रिप का डिस्कशन कर रहे थे, बट दैट प्लान इज फ्लश्ड आई गेस। बट पार्टी का हम प्लान कर रहे हैं अभी। गणपति के इसमें तो नहीं होगा, बट विद इन आई गेस नेक्स्ट 1 मंथ हम जरूर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलेगा? यस सर ना? तगड़ा पार्टी होगा, उसके अंदर सब चीजें एक्सेप्ट फॉर गीला पार्टी सब अलाउड रहेगा। गीला पार्टी भी रखो ना। अरे वाह 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 वाह, शानदार। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आर यू रेडी? चलो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो सबको, लाइव स्ट्रीम वालों को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। मेरी इस टीचर्स डे को दुआ है कि अगले 5 साल में आप जो भी रिजल्ट देखो, सबका रिजल्ट पास ही देखो। ठीक है? एंड उन 5 सालों के बाद में अगले 50 सालों में आप जिसको भी मिलो उन सबको खुश रखो, और अपने माँ बाप को तो सबसे ज्यादा खुश रखो। ठीक है? तुम्हारे मॉम डैड को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे बोलना, बिकॉज दे आर द वन जिन्होंने यहाँ तक के तुमको बना के भेजा है। उन्होंने तो बहुत अच्छा ट्राई किया था। अच्छे हो, दैट इज अ गुड वन। अबाउट दिस बैच, दिस इज वन ऑफ द, मतलब हम कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे बाकी भी प्रेस्टीज की फैकल्टीज के साथ। सबके ये व्यूज आया कि दिस इज द फास्ट बैच, मतलब लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो नहीं बोलना वो भी समझ जाते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। हैव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी वेल डन। स्टार्ट करें आज का लेक्चर? यस और ना? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सब रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द लास्ट टू लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ कंपनीज। यस और ना? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए हमारा मेमोरी टेक्निक था। क्या बोला एक बार? आई ला मेरी काउ। आई पर से इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन में कितने? 3। चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। ला पर से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में 2। अनलिमिटेड, लिमिटेड, क्लियर है? एंड लिमिटेड में 3, दैट इज गारंटी, शेयर कैपिटल, कॉम्बो। गारंटी का सेक्शन नंबर बोलिए प्लीज सबजन। 2 सबसेक्शन 21, शेयर कैपिटल का 222, और कॉम्बो के लिए कोई सेक्शन है क्या? नहीं। यहां तक आइडिया क्लियर है?
ये चीज होने के बाद में हम गए थे मेंबरशिप। मेंबरशिप में पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? पब्लिक के अंदर 2 सबसेक्शन 71, प्राइवेट 268, ओपीसी 262 और स्मॉल 285। लास्ट बेंच ग्रे कलर का शर्ट बेटा छोड़ दो, सब रिवीजन की तरफ ध्यान दो। चलो, ये चीज होने के बाद में मेंबरशिप के बाद कंट्रोल। कंट्रोल में होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न। होल्डिंग में 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडरी 287, एसोसिएट 2 सबसेक्शन 6 एंड सिस्टर कंसर्न कोई भी सेक्शन नहीं है। फिर ओनरशिप के अंदर 2, फॉरेन, गवर्नमेंट। फॉरेन में 242, गवर्नमेंट के अंदर 245। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद में नेक्स्ट ओनरशिप में हमको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें सेक्शन 8 इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोड्यूसर कंपनी ये आएगा। और फिर उसके बाद में आता है वर्किंग। वर्किंग में डोरमेंट और एक्टिव, सेक्शन नंबर 455। उसके बाद में सिक कंपनी एंड डिफंग कंपनी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ईयर 1985। और उसके बाद में लास्ट वाला आईबीसी 2016। उसके अंदर कौन सा? डिसॉल्व एंड लिक्विडेट। सबको समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी सबको पक्का क्लियर है? यस और नो? अब इसमें से हमने डेफिनेशन देखना शुरू किए थे। हमने चार्टर्ड स्टैट्यूटरी रजिस्टर खत्म किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना काम का नहीं है, तो विल डायरेक्टली गो फॉर द योर कंपनी ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी वगैरह। ठीक है? सो ओपीसी कंपनी का सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 2 सबसेक्शन 62। समझ में आ रहा है? 262 में लिखा है एनी अ कंपनी वेयर 1 पर्सन कैन बी अ मेंबर। क्लियर है? पर्सन की डेफिनेशन हमने देखा था। फिर देखा था नहीं देखा था? टैक्स की अलग और लॉ की अलग देखा था या नहीं देखा था? कहोगे मैडम देखा था या नहीं देखा था? बोलो हाँ या ना। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ द। याद आया क्या? चेहरे देख के लग नहीं रहा। पक्का याद आया? 7 गिन के बताओ जरा। इंडिविजुअल 1, एचयूएफ 2, फर्म 3, एओपी, डीओआई 4, आर्टिफिशियल जुडिशियल, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 6। 7वां कौन है? अबे कंपनी एजेपी में आता है बे। वो एजेपी में कंपनी, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, आइला अमेरिका उसी के अंदर है पूरी की पूरी। समझ में आया? ब्रांच ऑफिस और एजेंसी। 7वां कौन सा है? ब्रांच ऑफिस और एजेंसी। समझ में आ रहा है? एक काम करो, ठीक है, रिवीजन की बात करते हैं। ठीक है? ओके, ओपीसी का चार्ट बनाओ फटाफट, हवा में चार्ट बनाओ सब जन। ठीक है? ओपीसी के अंदर हमने 4-5 चीजें देखी थी। पहला, नाम के अंदर क्या लिखते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी। दूसरा, मेंबर्स एंड नॉमिनी दोनों क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल। जोर से बोलो, क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल। पप्पा पप्पा, पापा बच्चा, बच्चा पापा, बच्चा बच्चा। क्लियर है? आईएनसी फॉर्म नंबर 2, आईएनसी फॉर्म 3, याद करो जीवन। अरे सबने बोलना है जीवन में। आईएनसी फॉर्म 2 किसका है? नॉमिनेशन। 3 रिटर्न कंसेंट। 4 चेंज इन नॉमिनेशन। 5 मैक्सिमम लिमिट थ्रेशोल्ड एंड 6 कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? मौन व्रत छोड़ो मैडम, बोलो कुछ तो जीवन में। ठीक है, लेट्स गो। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, ओपीसी के अंदर थ्रेशोल्ड मैक्सिमम कितना है? पेड अप कैपिटल, जोर से बोलो, पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? उसके बाद में कौन से बिजनेस नहीं कर सकती है? सेक्शन नंबर 8 एंड एनबीएफसी। ओपीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 से लेके 15। और सबसे आखिरी कैटेगरी ओपीसी का प्राइवेट कंपनी वाला है। कुछ याद आया? यस और नो? प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में गिनते हैं ना? ये सॉरी, ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में गिनते हैं ना? हाँ या ना? चलो, ये ओपीसी का पलटी हो गया। फिर आता है अपना प्राइवेट कंपनी। आर यू रेडी? पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। रेडी? अ कंपनी बाय इट्स एओए, ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड। हम हमारे जॉइंट होल्डिंग शुड बी कैलकुलेटेड एज 1। एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, नॉट अलाउड। कुछ याद आया सबको? ये सर ना? फिर उसके अंदर देखा था रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है कि मेंबर को कर सकते हैं, रिलेटिव को कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट में कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब शार्क टैंक। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा वाला
कि भाई साहब आपके जॉइंट होल्डर्स को एक गिनना है, एम्प्लॉइज को प्राइवेट कंपनी में मेंबर करके काउंट कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? फिर उसके बाद में देखा था इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड, पर कौन से केस में अलाउड है? डिवेंचर बॉन्ड, शेयर के केस में अलाउड है क्या? नहीं। आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लिस्टेड हो सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने? मिनिमम 2 मैक्सिमम 15। जोर से बोलो, मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने? 15। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? यस और नो? बोलो हाँ या ना। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन के बाद गए थे पब्लिक कंपनी के ऊपर, कुछ याद है? पब्लिक कंपनी में सस्ते नशे पार्ट 2 सबसेक्शन नंबर 71 क्या है? पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पर हमने इसका मीनिंग ढूंढ के निकाला था, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं है, एम्प्लॉइज को मेंबर करके काउंट कर सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 की लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। कुछ याद आया सबको? यस और नो? और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 3 से लेके 15। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो? ये होने के बाद में पब्लिक कंपनी होने के बाद वी हैव गॉन फॉर स्मॉल कंपनी। हमने सब्सिडरी भी देखा था ना? ओके, पहले स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन कौन सा है? 85। जोर से बोलो, स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी मींस a company other than public company having a paid up capital as prescribed in between 50 lakhs to 10 crore, having a turnover as prescribed in between 2 crores to 100 crores। क्लियर है कंसेप्ट सबको? उसके नीचे की लाइन, फॉर दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब पेड अप कैपिटल ऑफ कितना? 2 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ कितना? 20 करोड़। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? 3 कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती, लिमिट कंप्लाई करे तो भी। कौन कौन सी? सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। कुछ याद आया सबको? यस और नो? चलो ये हो गया स्मॉल कंपनी के बारे में। फिर आता है 287 सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग का तो डेफिनेशन कोई काम का नहीं है। सो सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मींस कंपनी इन विच अ होल्डिंग कंपनी, पॉइंट नंबर 1, controls the composition of board of director, point number 2, controls more than half of voting powers of such a company। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? फिर उसके अंदर मैंने वोटिंग पावर का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, प्रेफरेंस शेयर्स वाला। बोलो यस और नो? एक लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का एक उसका डिस्क्रिप्शन बाकी है, वो हम देखेंगे आज, डोंट वरी, ठीक है? और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सब्सिडरी कंपनी के बाद एसोसिएट कंपनी क्या है। एसोसिएट का डेफिनेशन कहां है? बोले एक बार। 2 सबसेक्शन नंबर 6। कुछ याद आ रहा है? एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच वन कंपनी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन अनदर कंपनी और द कंपनी हैज क्रिएटेड अ जॉइंट वेंचर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना है? 20% एंड अबव। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका 0 से लेके 19.99 इन्वेस्टमेंट, 20 से लेके 50 एसोसिएट, 50 प्लस 1 शेयर से लेके 75 सब्सटेंशियल सब्सिडरी। हाँ है ना? और उसके बाद में नहीं, सॉरी, सब्सिडरी 75 एंड ऑनवर्ड, सब्सटेंशियल सब्सिडरी एंड 100% वोल्ली ओन सब्सिडरी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो? सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न का पूरा क्या? अच्छा, सिस्टर कंसर्न बताया था क्या मैंने? नहीं बताया? सच्ची है? बहुत सिंपल है सिस्टर कंसर्न। एक होल्डिंग के 2 सब्सिडरीज एक दूसरे के सिस्टर कंसर्न होते हैं। एक बाप की 2 बेटियां एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न। क्लियर है? बहुत सारी बेटियां भी हो सकती है, बेटियों की क्रिकेट टीम भी हो सकती है, पूरी क्रिकेट टीम एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो? अब नॉर्मली हम कंपनी को स्त्रीलिंगी में गिनते हैं ना, कंपनी बनी थी, मिटी थी, इसलिए सिस्टर कंसर्न, नहीं तो ब्रदर भी बोलते थे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो? सो बुक के अंदर लिख लीजिए सिस्टर कंसर्न का डेफिनेशन। आ जाइए। बुक के अंदर लिख लीजिए। लाइव स्ट्रीम में सबको याद आ रहा है जीवन में? चलो, बुक के अंदर लास्ट वाला आपका क्या लिखा हुआ है? चार्ट है ना पब्लिक का, सब्सिडरी का है ना? हाँ ठीक है, उसके बाद लिखना होमवर्क किया है सबने? कितने? 2 क्वेश्चन थे ना और एक चार्ट था, किया तीनों? पक्का किया? मैं चेक करूंगा आज घूमते घूमते, ठीक है? क्वेश्चन आंसर बुक वैसे भी सेपरेट है ना तुम्हारी,
बोलो हाँ है ना, आज चेक करना, टीचर्स डे स्पेशल। ठीक है, चलो नीचे लिखना सिस्टर कंसर्न के लिए हेडिंग डालना सिस्टर कंसर्न। लाइव स्ट्रीम में भी होमवर्क किया है क्या? तो घर पे आके चेक करूंगा, याद रखना जीवन में। सो लिखना when one holding company have two or more subsidiaries, when one holding company have two or more subsidiaries, when one holding company have two or more subsidiaries, then all such a subsidiaries, then all such a subsidiaries will be, then all such a subsidiaries will be considered as a sister concern, then all such a subsidiaries will be considered as a sister concern of each other, then all such subsidiaries will be considered as sister concern of each other, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने, यस और नो? बोलो हाँ या ना। चलो डन। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर लिखना रणबीर लिमिटेड have two subsidiaries in above discussion, जो हमने सब्सिडीज का डिस्कशन किया था। रणबीर लिमिटेड हैव टू सब्सिडीज इन अबाउ डिस्कशन सच एज दीपिका लिमिटेड and Katrina Private Limited, such as Deepika Limited and Katrina Private Limited, then those will be called as sister concern to each other. Then those will be called as sister concern to each other. Full stop. Done everybody? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया पक्का? So this is a definition of किसका बोले एक बार जोसे sister concern। एसी सगे ऑन है ना? लखन कहाँ गया? गर्मी नहीं ज्यादा है, एसी ऑन रहने चाहिए सब। वो एसी शुरू है बंद है? हाँ, एक बार मैं पेसिस के लिए बुला लूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। 25 डिग्री पे सेट करके रखा है। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। ओके एवरीबॉडी प्लीज फोकस, कॉन्संट्रेट करना अच्छे से। सिस्टर कंसर्न की इस डेफिनेशन के बाद में, सब्सिडरी की इस डेफिनेशन के बाद में आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का। कौन सी कंपनी का बोले एक बार उसे? फॉरेन कंपनी। तो आपके बुक के अंदर कृपया फॉरेन कंपनी ओपन कीजिएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर। उसको अपने को एक बार रीड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आ जाइए लखन, वरती जाऊन कोणाला मेसेज देना। चलो आर यू रेडी गाइस? एवरीबॉडी यस और नो?
आज है ये सबसे पहले आज हम फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। बड़ा काम का डेफिनेशन है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर है 1.33। आर यू रेडी? बोलो हाँ है ना। शल सो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी? सब जन साथ में। आर यू रेडी? चलो लेट्स गो। मीन्स से रेडी? फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India which has a place of business or through an agent physically or through electronic mode any business activity in India in any other manner। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पे कंपनी ये वर्ड यूज किया है, पर साथ में बॉडी कॉर्पोरेट भी यूज किया है। बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्या हो गया? सो कौन सा वर्ड यूज किया है बोले एक बार? बॉडी। कैसे लोग हो यार जीवन, टीचर पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए यार। सो कौन सा वर्ड यूज किया है बोले एक बार? बॉडी कॉर्पोरेट। यार समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। अब जरा जाओ अपने सेक्शन लिस्ट के अंदर, कहीं कुछ बॉडी कॉर्पोरेट का कोई डेफिनेशन लिखा है, और लिखा है तो नियरली मुझे पहले रेंज बताओ, कौन से रेंज में होना चाहिए? Which range? B बॉडी कॉर्पोरेट रेंज में डायरेक्ट सेक्शन बोलोगे ना, वो भी चीटिंग करके ना। बहुत बढ़िया। 2 सबसेक्शन कौन सा है? 11। वापस आओ टेक्स्ट बुक के अंदर, 2 सबसेक्शन 11 कोट करो प्लीज। बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, कोट कर लिया सबने? एवरीबॉडी यस और नो। अब सबसे पहले फॉरेन कंपनी तो गया तेल लेने, वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट समझते हैं। बोलो हाँ है ना? सो बॉडी कॉर्पोरेट इज बेसिकली डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार? 11। अगर मैं आपको बोलूं सच्ची सच्ची एकदम दिल से, तो इसका बेयर टेक्स्ट का डेफिनेशन पढ़ के तुम पागल हो जाओगे। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह आपको पूछेंगे नहीं वो, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अपने को जरूरत भी है और आगे कई बार इसका यूज भी होगा, जैसे आज हो रहा है। तो बेयर टेक्स्ट वाले डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने से बेटर है कि मैं आपको उसके सीधे इंटरप्रिटेशंस लिख के दे दूं। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सबसे पहले आते हैं सभी टाइप्स ऑफ कंपनीज, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर ऑल मतलब? सर ऑल मतलब सर ऑल? हाँ बेटा ऑल। सर मतलब आइला मेरी काऊ? हाँ बेटा आइला मेरी काऊ। आइला मेरी काऊ, पूरा आइला मेरी काऊ इसके अंदर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। पॉइंट नंबर 2, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर यल पी एज पर फाउंडेशन ऑप्शनल एक्ट, बराबर है ना? हाँ है ना? ईमानदारी से हाथ रेस को कौन एलएलपी पढ़ के गया था? सच्ची पढ़ के गए थे तुम इतने सारे लोग? अच्छा, किसको समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, नहीं है इंटर के ऊपर, नहीं है, बच गए तुम जीवन में। ठीक है, जब थोड़ा सा ब्रीफ दू एलएलपी का। एक्चुअली फ्रैंकली बोलूं तो एलएलपी इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही वही है। ठीक है, दोनों के चीजें मिक्स कर ली और एक हाइब्रिड कंपनी, नया स्पीसीज फॉर्म कर दिया। सो एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट, ईयर कौन सा है एलएलपी एक्ट का? 2018। पक्का? आर यू क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद में थर्ड वाला, बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं कॉर्पोरेशंस। क्या आते हैं? कॉर्पोरेशन। जैसे इलायची, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी मारते ही रहेंगे।
क्या नहीं पूछा करते ऐसे सवालों को। उसके बाद में जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जितने कॉर्पोरेशंस बने हैं। स्पेसिफिकली यूएस के अंदर देर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड कंपनीज, देर इज कंसेप्ट कॉल्ड एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन। कंपनीज का वहां कंसेप्ट नहीं है, वहां का कंसेप्ट है बोले एक बार एलएलसी। सो इफ एनी यूएस कंपनी हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया, मैडम मैडम इधर क्या हो गया, क्या देख रहे थे पीछे, ध्यान दो। सो अगर यूएस की किसी कंपनी जो एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, वो अगर इंडिया में आते हैं तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट में गिना जाएगा। क्लियर है? हम वी आर नॉर्मली गवर्न बाय ब्रिटिश रूल्स। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी समझाता हूं 2 मिनट के लिए। इंडिया में कंसेप्ट चलता है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, यूएस में कंसेप्ट चलता है प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स का। क्लियर है? क्योंकि वहां पे कंसेप्ट है एलएलसी का, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशंस। पर हम ब्रिटिशर्स के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, हमारे यहां पे कंसेप्ट चलता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? दोनों में एज सच डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली जैसा देश वैसा भेष, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशियल मैटर, मार्जिनल डिफरेंस लॉ के हिसाब से बनता है। तो उसको भी हमने कॉर्पोरेशंस में ले लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे सबसे फेवरेट, स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे जिस कॉलेज से तुम सीए कर रहे हो, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? ये सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट में गिने जाते हैं। इवन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, नाबार्ड वगैरह, ये सब आपके बॉडी कॉर्पोरेट्स में आते हैं। दिस इज नॉट अ बेयर टेक्स्ट डेफिनेशन, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट इंटरप्रिटेशन, एन एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन ऑफ बेयर टेक्स्ट डेफिनेशन। क्योंकि हमें बेयर टेक्स्ट की डेफिनेशन इतना समय इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, और ना ही हमारे सिलेबस के अंदर उसको बहुत अच्छे से दिया है। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो। सो इन चीजों को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, पक्का क्लियर है सबको एवरीबॉडी? सो मैं चाहूंगा पहले तो इसको लिख के रखो, ठीक है, रजिस्टर के अंदर। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, सो रजिस्टर में लिख के रखो। आप अगर इसको होल्ड 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 होल्ड, मैं सोच रहा हूं इसको स्पेशल एरिया में लिखवाऊं क्या? जनरल है क्योंकि बहुत ज्यादा। फाइन, ठीक है, नॉर्मल इसमें ही लिखो, फाइन। आज ट्रेडिशनल डे है क्या कहीं और? 7th को ट्रेडिशनल डे है, हाँ। सब पहन के आना, जो आज पहन के है वो दूसरा ड्रेस पहन के आना, और अच्छा दिखना आज से भी ज्यादा, ठीक है? कंपलसरी ट्रेडिशनल, जो तुम्हारा ट्रेडिशन होगा वो फॉलो करो। ट्रेडिशन में थोड़ी डिफरेंस है, अपना अपना ट्रेडिशन फॉलो करो। सिर्फ आदिवासी वाला अगर किसी का होगा तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिंगालाला हु। राघव बेटा, फॉरेन कंपनी का डिस्कशन शुरू ही नहीं हुआ है, जैसे शुरू होगा यू विल कम टू नो।
चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी डन, बोलो हाँ। चलो चलो स्टार्ट करें, बोले ऐसा ना। अब हम फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखेंगे। काय का डेफिनेशन देखेंगे, बोले एक बार फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब वापस से एक बार डेफिनेशन फिर से रीड करते हैं, ठीक है, फिर से एक बार। आर यू रेडी, ऐसा ना। सब जन साथ में, मीन्स है 1 2 3 बोलो, क्या है। मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। अब इस बार महसूस करके पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट, ये कौन कौन आना चाहिए। सो बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो कंडीशन नंबर 1, भले नीचे नंबरिंग कुछ भी दिया हो, मेरे लिए कंडीशन नंबर 1 यही है भाई, कि इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो। दूसरा, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मेरे लिए कंडीशन नंबर 2 ये है। Incorporated outside India is a condition number 1. Place of business in India is a condition number 2. Whether by itself or through agent, physically or through electronically, this is condition number 3 for me. Physically हो या electronically हो, ठीक है। Amazon, जेफ भैया ने इलेक्ट्रॉनिकली बना के रखा है, बोलो हाँ या ना। अली बाबा, इलेक्ट्रॉनिकली यस और नो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा मेटा, बोलो हाँ या ना। नीचे, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या किसी भी तरीके से आप इंडिया में कोई भी दूसरा बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो किसी भी मैनर में। अब ये सेंटेंस सिर्फ कोई मार्जिनल गैप ना छूट जाए इसलिए लिखा हुआ है, मैं इसको समझाने के लिए पॉइंट में कंसीडर नहीं करूंगा, एज अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट करके याद रख सकते हैं। पर मेरे लिए जो काम की चीज है वो पहली 3 है भैया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। और इस पॉइंट की जगह पे मैं लिख सकता हूं कंडक्ट अ बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। आप भी लिख के रखिए, कंडक्ट क्या, और एक बाजू से बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। कंडक्ट अ बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। यहां तक समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली? सब जन बोलो पक्का हाँ या ना। अब जरा बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अब मैं इसको बड़े अच्छे से समझाना चाहूंगा, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। यहां से चीजें खराब हो सकती है, कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावनाएं है। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, टेक्निकल डिस्कशन शुरू होगा थोड़ा, ठीक है। और एक बीच में स्पीड ब्रेकर आने वाला है, उसको खुद को समझना पड़ेगा आपको। मैं तो हूं ही साथ में, पर खुद को ट्राई करना कि समझे आप। सो अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो इन बॉडी कॉर्पोरेट्स का, इन बॉडी कॉर्पोरेट्स का या इन कंपनीज का कुछ कंडीशन मुझे याद रखना है, और वो कंडीशन है इधर फर्स्ट नंबर 1, पहला इनकॉर्पोरेटेड कहां पे बोले एक बार, आउटसाइड इंडिया। दूसरा, बट प्लेस ऑफ बिजनेस पीओबी इज इन इंडिया। तीसरा, इट कैन बी अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस। और चौथा, कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। कंडक्ट क्या बोले एक बार, बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। बच्चों बड़े अच्छे से ध्यान देना, कंटेंट है तो थोड़ा लेजीनेस आएगा, बट कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज हाँ जगाए रखो खुद को। हम जब ये बोलते हैं ना फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी का एक्चुअली बोलूं तो नॉर्मल पार्लांस में जो मीनिंग आता है, नॉर्मल पार्लांस मतलब डे टू डे लाइफ में, नॉर्मली कह सकता हूं डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में हम फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं बताओ? जो देश के बाहर बनी है, देश के बाहर बनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार, फॉरेन कंपनी। जो कंपनी देश के बाहर बनी उसको हम फॉरेन कंपनी कह लेते हैं कि भैया ये कंपनी देश के बाहर बनी है, ये फॉरेन कंपनी है। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। पर एज पर लॉ, एज पर लॉ, लॉ लगना चाहिए ना, बोलो हाँ ना।
अरे क्या हो गया जीवन में? सो एज पर लॉ ऐसी कंपनी जो सिर्फ देश के बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी क्यों माने? क्योंकि मेरे देश का लॉ तो सिर्फ मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक ही है। अब जो कंपनी अफ्रीका में बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस यूएसए में है, बिजनेस चल रहा है युगांडा में, अपना क्या लेना देना? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट, द बिग बुल ऑफ वर्ल्ड, बर्कशायर हैथवे का इंडिया में प्रेजेंस है। तुम उसको जबरदस्ती फॉरेन कंपनी चिल्लाए जा रहे हो, पर इंडिया का लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तुम ऐसे कंपनीज एक्ट को पकड़ो, हे कंपनीज एक्ट है बर्कशायर हैथवे, अबे कुछ तो बोल बर्कशायर हैथवे। तो कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो बर्कशायर हैथवे को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक के किधर ही बर्कशायर हैथवे का प्रेजेंस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस चीज में याद रखना कि नॉर्मल पार्लांस में देश के बाहर बनी है तो फॉरेन कंपनी है, बट एज पर लॉ हमें सेक्शन 242 वाली कंपनी ही सिर्फ फॉरेन माननी है। ठीक है, हमें 242 वाली कंपनी क्या माननी है? फॉरेन। नहीं तो थोड़ी देर बाद तुम मेरे से झगड़ लोगे कि सर हमने तो सुना था देश के बाहर बनी, वो सब फॉरेन। वो नॉर्मल पार्लांस, डे टू डे लाइफ। पर डेफिनेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के लिए, इन देश के लॉ के लिए फॉरेन कंपनी कौन सी है? जो भैया बाहर बनी है पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया में है। उस बिजनेस से फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहा है और बिजनेस कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। क्लियर है यहां तक के? बोलो पक्का यस और नो। अब उसके नीचे ना 379 दिया है। सर ये कुछ ज्यादा लंबी जंप नहीं हो गई जीवन में? मतलब सीधा सर 379 470 सेक्शन है इनमें, तुम 379 पे पहुंच गए। 379 इज अ स्टार्टिंग सेक्शन फॉर फॉरेन कंपनी चैप्टर। 379 से 393 इज अ फॉरेन कंपनी चैप्टर। उसमें से 379 इसलिए देना जरूरी है बिकॉज दिस विल अल्टर योर डेफिनेशन। दिस विल अल्टर योर क्या बोले एक बार? डेफिनेशन। मैं चाहूंगा एक बार मन में पढ़िए, झेपने में बहुत मुश्किल है, झेप जाए तो मुझे बता दीजिएगा। दिस विल अल्टर योर डेफिनेशन। किसी को झेपा तो हाथ रेस करके बोलो। जी मैम। That company is a foreign company. पूरा प्रवचन बोला मैडम ने, इनमें कंक्लूजन गलत बोल दिया। जी यस, हाँ बोलिए प्लीज। इंडियंस ने होल्ड किया है। गुड। बुझे क्या बोले वो? चिच्चा बुझे क्या बोले वो? चिच्चा चिच्ची सबको बुझे? अरे बोलो हाँ या ना। बताऊं मैं? बताऊं सांगा हो? बताऊं? जोर से बोलो ऐसा ना। अब तुम्हें ये मालूम है कि ये कंपनी प्योर फॉरेन कंपनी है? दिस प्योर फॉरेन कंपनी, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो हाँ या ना। इस कंपनी को डिवाइड करो दो पार्ट में एज पर सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से? 379। 379 बोलता है कि ऊपर की प्योर फॉरेन कंपनी का 50% ऑफ स्टेक या पेड अप शेयर कैपिटल बोल लो सीधा, इज हेल्ड बाय इंडियंस। हेल्ड बाय क्या बोले एक बार जो से? इंडियन। या तो फिर दूसरा, और मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी पेड अप कैपिटल इज हेल्ड इन फॉरेन।
इज हेल्ड इन क्या बोले एक बार जोसे फॉरेन। सर हेल्ड इन फॉरेन मतलब कहां पे? इंडिया छोड़ के सब कुछ। हेल्ड इन फॉरेन मतलब कहां पे? इंडिया छोड़ के किधर भी होल्ड किया है पूरी दुनिया में, डजेंट मैटर। So if the 50% of stake of such a pure foreign company as per this definition is held in India, तो ये कंपनी बन जाएगी डीम्ड इंडियन कंपनी। क्या बन जाएगी? डीम्ड इंडियन कंपनी। क्योंकि देखो भाई साहब, बनी बाहर है, बिजनेस की थे इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, कंडक्ट बिजनेस इंडिया, भाई साहब 50% से ज्यादा शेयर होल्डर भी इंडिया। तो यही क्यों हो गई ना भाई? बोलो हाँ है ना? यहां के लोगों का पैसा लगा है, और यहां के लोगों का पैसा जिस कंपनी में लगा वो तो अपनी हो गई ना। बोलो हाँ है ना? अभी तक तो सिचुएशन ऐसा था कि यहां के लोगों का पैसा जिन इंडियन कंपनी में लग रहा था वो भी लूट के बाहर लेके जा रहे थे। ये तो ऑलरेडी जीवन में बाहर है, तो इसके साथ रिस्क ले सकते हैं क्या जीवन में? बोले एक बार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ पेड अप कैपिटल अगर इस कंपनी का बाहर है, बाहर है मतलब 50% इंडिया में नहीं है, तो इट इज स्टिल अ प्योर फॉरेन कंपनी। इट इज स्टिल अ प्योर फॉरेन कंपनी। समझ में आ रहा है? वापस एक बार बोल दूं, ठीक है? वापस से एक बार। सो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार जो से 379, वो क्या कहता है? प्योर फॉरेन कंपनी कोई अगर है, उसका अगर 50% पेड अप कैपिटल कहां पे है? इंडिया, तो इट इज अ कौन सा कंपनी? डीम्ड इंडियन कंपनी। और अगर मेजॉरिटी कैपिटल देश के बाहर है तो इट इज अगेन अ प्रॉपर प्योर फॉरेन कंपनी। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, किस सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? आ जाओ जरा 2-4 केसेस ले ले जीवन में। चलो मैं यहां पे लिखता हूं इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं इनकॉर्पोरेटेड कहां है बोले बाजू से? फॉरेन, क्योंकि ये कॉमन कंडीशन है। बोलो हाँ या ना। फिर मैं पूछ रहा हूं प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? मैं पूछ रहा हूं, होल्ड। उसके बाद में 50% शेयर होल्डर्स आर इन इंडिया, क्या 50% शेयर होल्डर इंडिया में है? और फिर मैं पूछूंगा इस कंपनी का स्टेटस क्या है, और फिर मैं पूछूंगा इसको लॉ कौन से एप्लीकेबल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे एक बात बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहां पे बोले एक बार? फॉरेन। केस नंबर 1, ठीक? सो केस नंबर क्या है बोले एक बार? 1। समझो कंपनी का नाम है सन्नी लिमिटेड। मैं देवल की बात कर रहा हूं। कंपनी का नाम क्या है बोले एक बार? सन्नी लिमिटेड। इनकॉर्पोरेटेड कहां है सन्नी लिमिटेड? जोर से बोलो, कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? स्टार्टिंग में प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन ही था। अरे बोलो हाँ या ना। मेजॉरिटी शेयर होल्डर स्टार्टिंग में इंडिया में थे क्या? नहीं। तब तुम इस कंपनी को जानते थे क्या? हाँ नहीं ना। तब तुम इस कंपनी को जानते थे ना। तो इसका स्टेटस तब हम जानते नहीं थे, बाद में फेमस हुई। तो इसको इंडिया के कोई लॉ लगेंगे? उसको बाहर के ही लॉ लगेंगे। अरे हरिओम। केस नंबर 2, सेकेंड केस, सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड कहां थी? फॉरेन। फिर 50% शेयर होल्डर इंडिया में इंटरेस्टेड हुए? हुए नहीं हुए? बट सिर्फ इंटरेस्टेड हुए हैं। अरे हुए हैं नहीं हुए हैं? अब सिर्फ इंटरेस्ट बनने की वजह से ना तुम उसको इंडियन ना गिन लो, अभी भी फिलहाल फॉरेन ही है। यहां तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? इतना दुख हो रहा है ना जीवन में, तो इसको अभी भी इंडिया के लॉ लगेंगे क्या? बाहर। केस नंबर 3, सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड कहां पे? प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है? फॉरेन। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस कहां आया? स्माइल देख रहे हो सबकी है? अब आएगा मजा। बिग बॉस में आई बोले है।
उधर कुछ तो भी क्लास के बाद बोलना, अभी मत बोलना। हाँ, सो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां हुआ? इंडिया। मेजोरिटी शेयर होल्डर समझो फिलहाल इंडिया में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल फिलहाल तुम इतना दुख मत मनाओ, मेरे को मालूम है तुम इंटरेस्टेड हो, पर इनकॉग्निटो मोड में, एक्टिव मोड में तो नहीं हो ना। हाँ ना। सो मेजोरिटी शेयर होल्डर फिलहाल इंडिया में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं। तो ये हुई प्योर फॉरेन कंपनी। ये हुई क्या? प्योर। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, मेजोरिटी शेयर होल्डर आउटसाइड, प्योर फॉरेन कंपनी। इसको लगेगा फॉरेन कंपनी का चैप्टर 379 से लेके 393। फिर उसके बाद में लास्ट वाला केस, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, सब जन बोलो आउटसाइड, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी चलेगा, बिजनेस होना जरूरी है। सर इलेक्ट्रॉनिकली तो प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे फोन में भी है। एनीवेज, सो क्या हम इसको प्योर फॉरेन कंपनी बोले या डीम्ड इंडियन कंपनी बोले? दिस इज अ डीम्ड इंडियन कंपनी। अब इसको इंडिया के, अबे कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 लग जाएगा। अब समझ में आया पक्का? अब तो पक्का समझ में आया होगा। समझ में आया पक्का क्या कह रहा हूं? प्रैक्टिकली दिस इज हाउ द सिनारियो फॉर द फॉरेन कंपनी वर्क्स। किसी को कोई दिक्कत है? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? सर समझ बहुत अच्छे से गया, वापस एक बार बताओ ना, मजा आ रहा था। नालायक लोगों, लिखो। चलो गो फॉर इट। पहले आप एक क्या करो, वंस मोर ना, वाह टीचर्स डे स्पेशल बोले सर। चलो मैं बहुत चाहूंगा चार्ट कॉपी करते पहले ये वाला कॉपी करना, ठीक है, बिकॉज दिस इज जनरलाइज्ड वन, और फिर उसके बाद में दिस वन, ठीक है। ये किया कॉपी? अच्छा बॉडी कॉर्प ना, बॉडी कॉर्पोरेट का कॉपी किया है। नहीं फिर एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड, आपने बॉडी कॉर्पोरेट का कॉपी किया है? होल्ड करो होल्ड करो, फिर उसके बाद में इसके नीचे यही एक्सटेंड करो, वो वाला बाद में करेंगे। ये बॉडी कॉर्पोरेट का एक्सटेंशन लिया है अपन ने, तो उसी के नीचे कैरी करना, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट है ना, जो अभी आपने कॉपी किया, उसी के नीचे एक्सटेंशन है। ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट का ही चार्ट है, उसी का नीचे एक्सटेंशन है। हाँ जी सर, जी सर। फॉरेन कंपनी के लिए नेपाल के रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में नहीं है, बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फॉरेन कंपनी इन द नेपाल, तो इंडिया से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का आवक जावक उसके साथ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नेपाल के साथ में हवाला के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एनी ट्रांजेक्शन और ट्रैवल विद द नेपाल एंड भूटान कैन नॉट बी डन इन द फॉरेन करेंसी। ये फेमा का रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ, ठीक है। ड्रैग करो।
आज ऐप पे लेक्चर नहीं है, मैंने आज ऐप पे मतलब लाइव स्ट्रीम वालों को बोल रहा हूँ। कितने खुश हो गए जीवन के अंदर कि आज आपका लेक्चर है। वाह, कौन सा सर? इज इट और नॉट? कितना भी किया तो लेक्चर लेना पड़ेगा ना, यस और नो? चलो डन। उसके सिवा याद आएगा तुझे? स्क्रॉल करो नीचे, ऊपर का हो गया है 379 लिखना। और जी सर, बाकी लिखो। डन एवरीबॉडी? चलो यहां तक होगा सबका? बोलो सर ना? एवरीबॉडी इज डन? जागो। यहां तक हो गया है सबका पक्का? ओके, सो यहां पे आपका डेफिनेशन कंप्लीट होता है किसका? बोले एक बार उसे, फॉरेन कंपनी। समझ में आया पक्का? फॉरेन, अच्छा वो साढ़े वाला चार्ट ना, ये हो गया इन पक्का सबका? ये वाला छोटा सा चार्ट साइड में कहीं लिख के रखो। डन एवरीबॉडी? हो गया पक्का सबका?
ओके, सवाल है सर उस कंपनी का स्टेटस क्या होगा जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बाहर है? तो उस कंपनी का क्या होगा जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बाहर है? सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर 100% भी बाहर रहे पर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई तो इंडियन कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चाहिए तो नोट लिख लो नीचे, क्लैरिफिकेशन करके हेडिंग डालना, क्लैरिफिकेशन करके हेडिंग डालना। क्लैरिफिकेशन का स्पेलिंग क्लैरी फी, अरे यार स्पेलिंग मत पूछा करो यार। सो क्लैरिफिकेशन, ठीक है, उसके अंदर लिखना इफ देयर इज अ कंपनी, if there is a company which is an Indian company, which is an Indian company that is registered in India, that is registered in India, but having a place of business, but having a place of business, place of business outside India, having a place of business outside India, outside India, and majority of shareholders, and majority of shareholders, majority of shareholders are also outside, are also outside, are also outside, then still it will be called as, then still it will be called as Indian company only, still it will be called as Indian company only, still it will be called as Indian company only, full stop। लिख लिया सबने? यस और नो? बोलो हाँ या ना। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन आंसर बुक निकालो, लिखो एक क्वेश्चन। किसके पास? हाँ, दो रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बोल सकते उसको, हम ये कह सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाहर का रहेगा बट बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इंडिया में भी बनाने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन आंसर बुक निकाला। ओके, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है अभी जो दे रहा हूं मैं? 9। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 9, लिखेगा क्वेश्चन, सन्नी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9, सन्नी लिमिटेड company incorporated in USA, Sunny Limited company incorporated in USA wants to expand its business, want to expand its business to India, to India. So it started a place of business, so it started a place of business, place of business in India, in India, full stop. The business was going good, the business was going good, नालायक लोगों, business was going good, but due to sudden lockdown नहीं रहे, sudden change in taste of customers, but due to sudden change in taste of customer, the business become loss making, business become loss making, full stop, full stop.
One of the investor contended that one of the investor contended that as business is loss making, it shall not be considered as business is loss making, it shall not be considered as a valid place of business, and company shall be exempted from all Indian laws, full stop. Please help, प्लीज हेल्प, हर नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्लीज हेल्प द मैनेजमेंट, and decide, first up, what if 70% of the shareholding suddenly shifts to India, considering business prospects, full stop. लिख लिया सबने? सर आंसर का तो पता नहीं, क्वेश्चन में मजा आ गया। चल ओके, आज से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा प्लीज एवरीबॉडी। आज से थोड़ा सा समय आया है, एज वी आर क्रॉसिंग 10th लेक्चर। आज से ये जरूरत पड़ेगी कि इसके बाद जो भी आंसर हम लिखेंगे, 1-2 आंसर क्लास में, उसको बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमने नहीं किया तो अगले जितने भी हमें स्टेप्स लेने हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बैच से, वो हम मीटअप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में 180 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, आवर्स ने, फॉर 100 मार्क्स। बोलो यस और नो? दैट मीन्स फॉर 1.8 पर मार्क, यस और नो? पर आपको भी पता है कि इसमें से 10 मिनट आपके रीडिंग के जाते हैं एंड 10 मिनट आपके चेकिंग के जाते हैं। सो इफेक्टिव मिनट्स व्हाट यू गेट इज 160। सो फॉर 1 मार्क देयर इज 1.6 मिनट्स। बोलो हाँ या ना? दैट मीन्स इफ यू हैव दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, you should complete it in 6.4 minutes. बोलो हाँ या ना? But we have to play safe. So from today we will follow some procedure. हम 6 मिनट्स में हर आंसर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि आंसर कैसे लिखते हैं, पर अब ये जरूरत है कि उस आंसर को उस समय के अंदर कंप्लीट करना है जो एग्जाम के हिसाब से बनता है। अगर हम ये कर पाए तो फायदा है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सर पर इसमें नहीं हुआ तो कुछ नहीं, वैसे भी क्लास में बैठे हैं ना, इसमें नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देके कंप्लीट कर लेंगे। बट आपका मेंटालिटी, आपका दिमाग ये सेट होना चाहिए कि 6 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है, तो जाके इसका फायदा है। और ऐसा नहीं कि भाई 6 मिनट में बोलूंगा, सब अपना अपना टाइमर बनाएंगे। फोन लाया है सबने, इन चीजों के लिए भी यूज कर लो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सब जन फोन निकालो बाहर, 6 मिनट्स टाइमर लगाओ। एवरी टाइम वी राइट द आंसर, अपना 6 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, फटाफट। एक्चुअली क्लास के अंदर टाइमर यूज करने की अच्छी जरूरत नहीं है, मैं भी बता सकता हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि जब आप होमवर्क के लिए भी बैठे तो फोन वाली आदत आपको लगी रहे। ठीक है, कि होमवर्क को भी घर पे बैठो तो आप टाइमर लेके ही बैठो, तो ये आदत यहीं से शुरू करना जरूरी है। ठीक है,
मैं जब बोलूंगा तभी स्टार्ट होगा, ठीक है। मार्जिन मार्जिन ड्रॉ कर लो चाहिए तो, सबजन मार्जिन, वरना आंसर कटेगा आज से। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। स्ट्रिक्ट मार्जिन के रूल्स, क्वेश्चन नंबर मुझे 2 जगह पे चाहिए, स्टार्टिंग में, सेंटर में, ठीक है। प्रोविजन अंडरलाइन कोलन वगैरह सब 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 चाहिए। प्रोविजन अंडरलाइन कोलन अभी मत करना, टाइमर शुरू करने के बाद ही होगा। एवरीबॉडी इज रेडी विद द फोन? बोलो हाँ या ना। चलो फटाफट फास्ट, सबने अपने अपने टाइमर लगानी, इसकी आदत लगाओ कृपया, ठीक है। विदाउट टाइमर इसके बाद में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, इट शुड नॉट बी डन। चलो, आर यू रेडी एवरीबॉडी? तो क्या कर रहे हो ऐसा जीवन में? रेडी? 1 2 3, स्टार्ट द टाइमर, गो फॉर द आंसर। और जो भी फॉर्मेट में दिक्कत क्रिएट करेगा आंसर कटेगा। छह सेकंड का लगाया क्या? 6 मिनट का लगाना है? चलो, सबने लाइव स्ट्रीम में भी सबने प्रॉपरली लिखना है। बहुत सारे बच्चे 379 कोट नहीं कर रहे हैं। टू मिनट्स ओवर। प्रोविजन के दोनों तीनों पॉइंट खत्म हो जाने चाहिए अब तक। थ्री मिनट्स ओवर। एक्सप्लेनेशन का 1 और 2 पॉइंट हो जाना चाहिए नियरली। फर्स्ट,
1 minute remaining. समझ रहे हो एकदम कैसे शॉक लगा? दिस इज अ अलर्ट कॉल. हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड? स्टॉप राइटिंग. बंद करो लिखना. स्टॉप राइटिंग. कितने लोगों का कंप्लीट हुआ? प्लीज टेल मी. रेज योर हैंड्स. यस, 1. उधर सेकंड. उधर कंप्लीट हुआ क्या? ओके. 2 मिनट के लिए मेरे तरफ फोकस करो. आंसर छोड़ दो. फोकस टुवर्ड्स मी. एवरीबॉडी प्लीज प्लीज सुनिए. रिजल्ट कितना परसेंट लगता है हमारा? यहाँ 350-400 के क्लास में एक ही जन है. ऐसा नहीं है कि उनको प्रोफेशनल्स नहीं बनाने हैं, उनको प्रोफेशनल्स बनाने हैं, पर जो ये सब कंप्लीट करे उनको बनाना है. आप एक्सप्लेनेशन पे हो पॉइंट नंबर 1, 2 में. कुछ लोग आंसर पे होंगे. गुड वन. ओके सर, अब इसको कैसे ठीक करे? तकलीफ तो तुमने दे दी, तकलीफ का सॉल्यूशन तो दो जीवन में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में रुकने का इच नहीं, सीधा प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट में सेक्शन लिखना शुरू करना. और जब तुम पहली लाइन लिख रहे हो तब सोचना कि मैं पॉइंट नंबर 1 क्या लिखूं. प्रोविजन अंडरलाइन कोलन में दिमाग नहीं लगाना है. एवरीबॉडी यस और नो? तो वो लिखते वक्त सोचो. बट तुम्हारा तकलीफ क्या हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर सोच रहे हो. प्लान करना है आंसर को. 8-9 लेक्चर्स अपन ने वही किया है. बट इट इज अ टाइम कि अब राइटिंग के साथ प्रोसेस शुरू रहे. अगर तुम्हारा प्लानिंग अलग समय ले रहा है और राइटिंग अलग समय ले रहा है तो गया. क्योंकि आप 6 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन, 4 मार्क का ये जो क्वेश्चन है, अगर आप 6 मिनट में खत्म नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन का 1 मिनट आप अभी खा जा रहे हो. इस हिसाब से अगर हम चले तो हम 15 क्वेश्चंस में गायब हो जाएंगे. 3 घंटे अपने वही खत्म हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 15 to 20 मिनट्स तुमने अगर खा लिया दूसरे क्वेश्चंस में से, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके सेक्रीफाइस हो गए. 3 से 4 क्वेश्चन सेक्रीफाइस हो गए मतलब आपका पेपर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 80 हो गया. और अगर 80 में से आप आउट ऑफ 80 अगर आपको मार्क्स देने की जरूरत पड़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बिलो 50 इज वेरी हाई. समझ में आ रहे हो? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड किस प्रकार आपने कंसेप्ट को समझा है या कैसे पढ़ा है या रीड कैसे किया है. इट्स अबाउट कि वो सब कुछ जो किया है वो 6 मिनट में कैसे छपता है. अगर हम 6 मिनट में इस क्वेश्चन को छाप सकते हैं तो वी कैन ओनली, और वो भी अभी एक ही क्वेश्चन है. डाउन द लाइन 5 लेक्चर्स ओवर, मैं इसको 2 कर दूंगा, आपको 12 मिनट दूंगा. डाउन द लाइन 25-30 लेक्चर्स ओवर, सब्सटेंशियल 3 क्वेश्चन, 18 मिनट. क्योंकि इसी से बात बनेगी. एक क्वेश्चन लिखते लिखते कुछ लोगों के तो हाथ भी दुख गया होगा अभी 6 मिनट के अंदर. कहां 3 घंटे का पेपर अपन इमेजिन कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? ये जो टाइमर है ना, जो बजा, वो टाइमर नहीं बजा, वो वेकअप कॉल बजा है कि अभी राइटिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू करो. जब तुम क्वेश्चन लिखना शुरू करो, आंसर लिखना शुरू करो, सोच, क्वेश्चन पढ़ा, सोचना चलता रहेगा, प्लानिंग चलता रहेगा. कैसा फ्रेमिंग है? पहले प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन और उसके साथ ही सोचो क्या लिखना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? होगी गलतियां, आई टोटली एग्री, होगी गलतियां, पर उसको चेक करने के लिए मैं भी तो हूं. मैं आपको बताऊंगा मॉडल आंसर कैसा लगना चाहिए. जरूरत पड़े अपन एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं?
जोर से बोलो यस और नो। एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, हाँ या ना? ओके, सो आई विल गिव यू 2 more minutes मैक्स, मुझे आंसर लिख के दिखाओ, देन वी विल चेक इट, गो फॉर इट फास्ट, कंप्लीट इट। पर 2 मिनट से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, 8 minutes इज मोर देन इनफ। कोई भी बंदा, नो वन फ्रॉम दिस क्लास विल गो बियॉन्ड 8 minutes, जो करना है करो। स्पीड पकड़ो, पॉइंट देखते हो कि नेक्स्ट पॉइंट का थिंकिंग शुरू रहना चाहिए कि क्या चलना है। चलो डन, एवरीबॉडी इज डन। अभी कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, प्लीज 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 गाइस, सबका हो गया है पक्का? बोलो हाँ या ना। ओके यस, हाँ आएगा, मैं वही बोलूंगा। ओके, सो एवरीबॉडी डन, सब जन सब छोड़ दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, वापस छोड़ दिया सब ने सब। चलो फोकस, एवरी मैडम इधर फोकस, मेरे तरफ ध्यान सब लोगों का, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि तुम्हारा आंसर हो सकता है गलत, जिस प्रकार का मैंने क्वेश्चन दिया मेरे को मालूम है, ठीक है, कि हो सकता है तुम्हारा आंसर गलत हो। चलो 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम 2 मिनट्स के लिए आपका आंसर गलत है, बट फिर भी देखो 4 मार्क में से कितने मिल सकते हैं? 2 या ढाई, 2 या ढाई, 2 और 2.5 मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना? पेसिमिस्टिकली 2, बोलो हाँ या ना? ओके, नाउ अंडरस्टैंड द पावर। व्हेन यू राइट इन 6 minutes, you complete all the questions, you complete all the questions, you are nearly writing 25 के आसपास questions, 4 मार्क वाले, if we say,
per question if you get 25 questions per question, if you write in 6 minutes only, and if you are completing 25 questions all within 3 hours, that is 25 multiplied by 2, straight away aggregate. आंसर भले ही आपके गलत हो, कंक्लूडिंग आंसर हो सकता है आपके गलत हो, पर अगर आप 25 क्वेश्चन 6-6 मिनट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, मतलब पूरे 25 सॉल्व हो रहे हैं, जोर से बोलो ऐसा ना, और सभी आंसर समझो गलत है पर प्रोविजन वगैरह हमने ठीक से लिखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 मार्क्स एटलीस्ट, straight away aggregate. That's why 6 minutes is very important. Are you understanding this? The power of 6 minutes is very very important. तुम कितने ज्यादा क्वेश्चन अपियर करते हो, that decide the number of marks you get. This is the first thing. फिर तुम आंसर कितना क्वालिटेटिवली लिखते हो, that decides your examination. So लोगों के दिमाग में जो इक्वेशन है ना कि नहीं मैं पहले 5 आंसर जी फाड़ लिखूंगा, try to appear all 25 questions. Get 2 marks in each of them. That is our base. कि ये एग्रीगेट मेरा हो गया. उसके अंदर फिर हम डेवलप करेंगे कि हर क्वेश्चन लिखते वक्त मैं क्वालिटी का पुट कर रहा हूं. देन हर क्वेश्चन में अगर गलती से 25 में से आपने 15 क्वेश्चन में भी एक मार्क्स ज्यादा ले लिया, स्ट्रेट अवे एग्जामिनेशन के बाहर. एंड एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस में आपने पूरे 4 लिए. This is how you should, this is a deal. This is how you should calculate. Are you understanding? और हम पूरे 25 सॉल्व करेंगे, हमें आए या हमें ना आए. 1-2 क्वेश्चन कंफर्म बाउंसर रहेंगे, इंस्टीट्यूट की आदत है वो, पर हम उसको भी अपियर करेंगे. ये बाउंसर ही था. उस सिचुएशन में अगर ये सवाल आता है तो ये बाउंसर है समझो मानो, पर बाउंसर पे भी तो 2 मार्क्स ले सकते हैं ना अपन. बाउंसर तो क्या आंसर नहीं आएगा, पर हमारा प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन तो फिक्स है. बोलो हाँ है ना. मैं प्रोविजन में 1.5 कमा लूंगा, एक्सप्लेनेशन में 1 कमा लूंगा, अगर लक अच्छा रहा 2.5 कमा लूंगा भाई. आंसर क्या, तिल लेने. कंसेप्ट समझ में? दैट मीन्स विदाउट इवन कंक्लूडिंग द आंसर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्रीगेट. बोलो हाँ या ना. बट वी विल गो टिल कंक्लूजन. कंक्लूजन तक जाएंगे. हर मार्क छीन छीन के लाने का है, हर मार्क छीन के. तो सबसे पहला प्रायोरिटी पूरा 25 क्वेश्चन अपियर होना चाहिए, और पूरा 25 क्वेश्चन अपियर करने के लिए फर्स्ट थिंग 6 मिनट्स इज अवर डेडलाइन, व्हाटएवर मे बी द आंसर. 4 मार्क का क्वेश्चन है 6 मिनट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 6 मार्क का क्वेश्चन है 7 मिनट्स, 7.2 काइंड ऑफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो. 1.6 मिनट प्रिंसिपल इज ऑलवेज वर्क्स. 1.6 मिनट का प्रिंसिपल हमेशा काम करता है. ठीक है, इट्स नॉट अ फेल्यूर आइटम. अगर जिसने ठीक से भी पढ़ा है सीए इंटर लॉ और हर पेपर में वो ये अगर प्रिंसिपल लगा दे, ठीक से भी पढ़ा है सीए इंटर लॉ, हर पेपर में 1.6 मिनट्स का प्रिंसिपल लगा दे, एंड हर पेपर अगर आप 100 मार्क्स का प्योरली सॉल्व करते हो, द चांसेस ऑफ गेटिंग एग्रीगेट ऑलवेज इंक्रीजेस. तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर लॉ, दिस इज फॉर एंटायर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. आए ना आए आपके आंसर्स रेडी होने चाहिए 25 के 25. होगा गलत माना, नहीं याद आएगा थोड़ा बहुत माना, लिख के आना 25 ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर. नो, इज इट वेरी क्लियर? सो 6 मिनट्स हमारा टाइमर अभी इसके बाद चलता रहेगा फॉर श्योर. कि हम लिखेंगे तो 6 मिनट में लिखेंगे, वरना टाइमर लगा के लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे. मेरा टाइमर साइड में ऑन हुए बगैर मैं यहां पे पेन नहीं उठाऊंगा. ये आज 6 में सॉल्व कर रहे हो, कल 12 में 2 करना है, परसों 18 में 3 करना है, फिर 24 में 4 करना है. वंस यू गो बियॉन्ड 1 आवर यू आर डन. 60 मिनट में 10 क्वेश्चन आपने जब पेल दिए, गेम ओवर हो गया है. फिर नहीं रोक सकता आपको कोई. ठीक है, वो 1 आवर तक अपने को पहुंचना है. वो 1 आवर अपन टेस्ट सीरीज में पहुंचेंगे. चैप्टर खत्म, 1 आवर में टेस्ट में 10 क्वेश्चन दन 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 शुरू होने का. हाथ टूट जाए दुख जाए फर्क नहीं पड़ता. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. ओके, अब रही बात आंसर की. ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एन आंसर, बिकॉज बच्चे ना आंसर सही आना ही चाहिए, इस चीज को इतना ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं ना कि नहीं आंसर सही आना चाहिए. अबे कोई जरूरत नहीं है पास होने के लिए आंसर 100% सही आना, कोई जरूरत नहीं है. पास होने के लिए पूरा पेपर ताकत से अपियर करना जरूरी है. पूरा पेपर अगर आपका हो गया ना, 5 से 6 आंसर भी सही आ गया ना, यू आर ऑलरेडी अबव एग्जामिनेशन.
पर पूरा पेपर ही अपीयर नहीं होता। बच्चा सॉल्व करके आता है 80 का, 20 तो वैसे ही खो दिए। 80 क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने, 20 मार्क्स, राइट? 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4-4 मार्क के 20 क्वेश्चन, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलेंगे। गंड गया है, यही मैटर गंड गया है। 40 मिले मतलब बर्डन दूसरे सब्जेक्ट पे है। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग? 45 भी मिले तो भी बर्डन दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर है। 49 भी मिले तो भी बर्डन दूसरे ही सब्जेक्ट पे है। ये सब्जेक्ट का बर्डन हम उठाएंगे और हम दूसरे सब्जेक्ट का भी बर्डन उठाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना। अब सन्नी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, बोलो हाँ है ना? ऐसा आंसर आपका होना चाहिए। पहले तो प्रोविजन कैसा होना चाहिए, प्रोविजन में चेक कर लो, मैंने एक्सप्लेनेशन आंसर लिखा हुआ है बकायदा, उस हिसाब से आपका आंसर हम चेक करेंगे। पहले प्रोविजन चेक कर लो, ये छोड़ो उसको देखना शुरू कर दे, पहले प्रोविजन चेक करो। दैट्स नॉट प्रोविजन, प्रोविजन में बोल रहा हूं ब्रैकेट में सेक्शन नंबर कौन सा? 242, 379 बहुत सारे बच्चे भूल गए। कितने लोग स्टार्टिंग में मैंने बोलने के पहले भूल गए थे? दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम क्वेश्चन को सीरियसली ना लिए, फ्रेम करने में थोड़ी सी चूक हो गई, हाफ मार्क गायब, प्रोबेबिलिटी 379 कोट नहीं किया तो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। 379 कोट करना है। पॉइंट नंबर 1, फॉरेन कंपनी मींस, अब कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा होगा, गियो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये मैं बोल रहा हूं गियो, एग्जाम में माइट भी थोड़ा लिबरल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट। सो बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है? इसको आप पॉइंट 1 सब पॉइंट ए में ले सकते हो। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट कोलन सब पॉइंट ए, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड सब पॉइंट नंबर बी हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड पॉइंट नंबर सी such a place of business is physical or electronic, and point number D conducts a business from such a place। समझ में आया? फिर मेन पॉइंट नंबर 2, सबको आंसर समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? मेन पॉइंट नंबर 2, एज पर सेक्शन नंबर 379 या अंडर 379, if a pure foreign company as per above definition whose 50% of holding is in India, then it will be considered as deemed Indian company। ये सेकंड पॉइंट चाहिए। लिखा है सबने बराबर? अब मुझे बताओ, इतना भी तुमने लिखा, 1-1.5 मार्क तो वहीं ढीला हो गया। इतना कॉन्फिडेंस तो आ रहा है खुद के राइटिंग के ऊपर, यही कमाना है भाई। नॉट अ बिग मैजिक, स्मॉल 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 मिरेकल्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे एक्सप्लेनेशन इन द गिवन केस। अब तकलीफ क्या है मैं जरा समझाऊं। क्या लॉस मेकिंग यूनिट प्लेस ऑफ बिजनेस माना जा सकता है? नो सर, यस सर, नो सर, सर बोलो नो यस, नो यस। इंटेंशन टू बिजनेस क्लियर होना चाहिए। लॉस और प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे भाई बिजनेस कर रहे हैं इसलिए तो लॉस हो रहा है ना, तो आप उसको बिजनेस प्लेस कैसे डिनाई कर सकते हो? बिजनेस किया इसलिए तो लॉस हुआ ना, नहीं करते तो कुछ ही नहीं होता था। कुछ हुआ है मतलब बिजनेस हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ये सोचने वाली बात है ना, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो वहां पे अटकना चाहिए कि नहीं यार लॉस हुआ मतलब कुछ तो हुआ है। ये जरूरी है क्या कि भैया बिजनेस प्लेस तो हमेशा प्रॉफिट में ही रन हो? अभी थोड़ी ना 35 लाख कंपनीज गायब हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इंडिया में बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया तो भी चलेगा, इंटेंशन तो क्लियर है। समझो हम बिजनेस खोल के बैठे हैं, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया, साल भर में नहीं बेचा गया, स्टिल इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये तो इंटर लेवल पे फिलहाल नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनल लेवल पे फॉरेन कंपनी में क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड कि भैया फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, उसका एजेंट है, वो एजेंट इंडिया में 5 स्टार के होटल के रूम में बैठ के बिजनेस कर रहा है। सवाल पूछा होटल रूम प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? है। ये इतना सटीक है। इवन शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस है।
मतलब जहां पे कोई प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, जहां कंपनी के जो शेयर्स है ना वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कंपनी के शेयर किसी और के नाम पे रजिस्टर किए जा रहे हैं, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना इन्होंने। Are you understanding? So it is irrespective of profit and loss. It is irrespective of whether product is sold or not. Intention to do the business physically or electronically should be very clear. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो एक बार, सर नो। इस हिसाब से ये आंसर बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। इन द गिवन केस मैंने कैसा लिखा है, Sunny Limited incorporated outside India, have a place of business in India which is a loss making and majority shareholders are outside, so it is a pure foreign company. सिंगल पॉइंट में फैक्ट्स खत्म। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये पहले केस में, दूसरा वाला मेरे को मालूम है 70% वाला मैं अलग से बोलूंगा, ठीक है? ये पहले केस में कि भैया मेजॉरिटी शेयर होल्डर आउटसाइड है। यहां तक आइडिया क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, लॉस और प्रॉफिट डज नॉट मैटर, इंटेंशन टू डू द बिजनेस इज इनफ टू मेक इट प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक्सप्लेनेशन में रीजनिंग देना पड़ेगा कि लॉस और प्रॉफिट से भाई साहब फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंशन टू डू द बिजनेस वेरी क्लियर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? बोलो यस और नो। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग यस और नो? फट गई क्या? इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। तुम्हें आंसर राइटिंग सीख रहे हो, डिप्रेस होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इनकरेक्ट होगा ही होगा, ये अपना प्लेग्राउंड है, खेलो साले को, ठीक है? आज साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कल हाथ छोड़ के भी चलाएंगे, परसों सिर के ऊपर चढ़ के चलाएंगे, उल्टा जाके चलाएंगे, पर चलाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सीखो इससे। पॉइंट नंबर 3, इफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द अबव कंपनी आर इन इंडिया देन इट विल बी डीम्ड एज अ इंडियन कंपनी। एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? सब जन बोले यस सर नो। नीचे आंसर, द प्लेस ऑफ बिजनेस इवन इफ मेक अ लॉस स्टिल विल बी काउंटेड एज अ वैलिड, सो कंटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर, जो भी मैं ऐसा मान रहा हूं कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, इसने कंटेंट किया कि कंटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर या कौन है? इन्वेस्टर, तो वहां इन्वेस्टर यूज कर सकते हो। कंटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर इज इनवैलिड एंड सन्नी लिमिटेड विल बी कैटेगराइज्ड एज अ फॉरेन कंपनी। समझ में आ रहा है? नीचे, इफ 70% शेयर होल्डर्स बेस शिफ्ट्स टू इंडिया ऑफ अ सन्नी लिमिटेड देन इट विल बी डीम्ड इंडियन कंपनी एंड इट नीड्स टू फॉलो द इंडियन कंपनी लॉस। ऐसा आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? बच्चों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, सब छोड़ो, मेरी तरफ देखो। इट्स ओके, जो चेहरे के रंग तुम्हारे उड़े हैं, इट्स ओके, जस्ट लेक्चर नंबर 10th, फाइन। मैं हूं साथ में, इतना टेंशन लेने की जरूरत। तुम इससे भी आंसर अच्छे लिख सकते हो, मेरे को मालूम है, और अपन ये अगले 50 लेक्चर में प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, एकदम इतना भी अंदर मत घुसने दो, ठीक है? सब ऐसे, इट्स ओके। कितने, कौन से नंबर का क्वेश्चन है बताओ? जो फाउंडेशन में पूरे साल भर नहीं हुआ, 9 क्वेश्चन में हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? चीयर अप, इट्स ओके। तुम इससे सीख रहे हो क्या, मुझे ये बताओ? क्या तुम इससे सीख रहे हो? एवरीबॉडी, क्या तुम इससे सीख रहे हो? तो तुम सीख रहे हो तो तुम कहीं गलत नहीं जा रहे, ये मैं तुमसे बोल रहा हूं। तुम अगर सीख रहे हो तो तुम कहीं गलत नहीं जा रहे, पर सीखना बंद नहीं करना, ठीक है? हर क्वेश्चन से सीखना है, एवरी सिंगल क्वेश्चन से सीखना है। इस सभी जितने सॉल्व करेंगे ना, 150 200 जितने भी होंगे, इसमें से हर एक से सीख उठाओगे, तुम्हारा कंफर्म आंसर अच्छा आएगा। अपन करेंगे इसको। समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? सब जन बोलो हाँ या ना? कुछ नहीं, स्माइल दो मेरे को, ई अच्छा है, स्माइल ई। चलो गुड, इस आंसर को लिख लो, करेक्शन करना है कर लो, पूरा छापना है छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी सर। एक जन जूम इन करूं, फुल स्क्रीन करूं? अच्छा मैं बस, सॉरी, हाँ माय मिस्टेक। अबे रिकॉर्डिंग गया। बोलो बेटा। एक्सप्लेनेशन का कंटेंट कम पड़ रहा था नॉर्मली, प्लीज, मतलब हाँ ये पॉसिबली आपको लग सकता है कि एक्सप्लेनेशन छोटा हो रहा हो। लेट द एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई इटसेल्फ। आप उसके लिए दूसरा कोई पार्ट कॉम्प्रोमाइज ना करो। मतलब सी किया तो इतना ज्यादा वैल्यूअर को समझ में नहीं आएगा, बट जब तक तुम्हारे अंदर वो चीज है ना कि तुमने कॉम्प्रोमाइज किया है,
till then you will not get perfect. It's not about valuer, he may give you marks, it's about you कि तुम उसको और कितना परफेक्ट कर सकते हो. So अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है, मतलब तुमने किया है, ठीक है. सो ये चीज को याद रखना. नेक्स्ट टाइम से लेट इट बी, छोटा हुआ एक्सप्लेनेशन, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन, होगा, अच्छा बनेगा, डोंट वरी. ठीक है जी, बोलिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजोरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. हैंडराइटिंग खराब आ रही है, मेरी कितनी अच्छी है, मेरे से भी खराब है, कोई दिक्कत नहीं है. सीए बनने में हैंडराइटिंग का कोई फर्क पड़ता नहीं है. समझ में आ रहा है? डोंट वरी, तुम कंटेंट 100% लिखो, और खराब हैंडराइटिंग होगी तो थोड़ा सा फ्री करके लिखो, थोड़ा स्पेस ज्यादा यूज करके, इट विल लुक गुड, डोंट वरी. ठीक है. हाँ, 6 मिनट्स में इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि आपकी हैंडराइटिंग खराब ही आएगी. ठीक है, इट इज क्वाइट प्रोबेबल. सो उसका भी कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे आदत होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी. यस. फॉरेन कंपनी इंडियन लॉज मतलब फॉरेन कंपनी चैप्टर जो हमने एप्लीकेबल किया है, साथ में फेमा वगैरह के जो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं उससे एग्जाम्प्ट करना है. ठीक है, वो उसकी बात चल रही है. डीम्ड इंडियन कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट भी लगेगा. ठीक है. सो हम जो फॉरेक्स लॉज में कहते हैं वो फॉरेन कंपनी, प्योर फॉरेन कंपनी को भी लगते हैं. ठीक है. चलो डन एवरीबॉडी, हो गया कोई? सेम लिखा है लाइव स्ट्रीम में तो बहुत अच्छी बात है. गुड वन. एक्सप्लेनेशन का सेकंड और आंसर का फर्स्ट नहीं लिखा तो नंबर कटेगा क्या? हाँ बेटा, वेरी सॉरी. सजेशन के लिए फिलहाल आप मत जाइए, सजेशन आई विल टेल यू. पहले मेन फॉर्मेट मास्टर कर लीजिए, सजेशन मैं बताऊंगा बच्चों युवराज कि कब आपको लिखना है करके. डोंट वरी, वो और सही आएगा, एकदम अच्छा सजेशंस लिखेंगे अपन. डोंट वरी. सॉरी, हाँ कल वाले होमवर्क भी चेक करते, उसी के ऊपर जा रहे हैं अभी. चलो ये हो गया सबका. प्रोविजन आंसर अच्छा लिखा है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक ठाक है, इट्स ओके. 3 तक के तो पहुंच ही जाओगे. अपने को 4 ही चाहिए पर. चलो गुड, एवरीबॉडी इज डन. जी मैम बोलिए. सर हम अपने वर्ड्स में लिखे क्या? डे 1 रूल 1, खुद की लैंग्वेज में लिखो, सिर्फ कंटेंट 100% सही होना चाहिए. मराठी नहीं है, इंग्लिश, एटलीस्ट इंग्लिश. खुद की मतलब मराठी नहीं. ठीक है. सो खुद के लैंग्वेज में लिखो, आपका कंटेंट 100% सही होना चाहिए. ठीक है, डजंट मैटर. चलो सबका लिखना हो गया? अबे बोलो बे, हाँ या ना? चलो होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे वो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके ठीक हुए हैं क्या. मुझे होमवर्क दीजिएगा प्लीज. क्वेश्चन क्वेश्चन से दिया था मैंने. अच्छा, सब्सिडरी वाले क्वेश्चन थे वो. ला 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 ला. जी सर. होल्ड, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसी में है ना क्वेरी, क्वेश्चन में? हाँ. लेयर्स वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा. चलो आ जाइए. ओके, कौन सा वाला सवाल दिया तुम्हें? एवीएस वाला. ओके ठीक है.
क्वेश्चन जरा साथ में पढ़ते हैं सब जन। रेडी? आर यू रेडी गाइस? यस और नो? चलो 1 2 3 बोलो क्या है? द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 crore consisting of 8 lakh equity shares of 10 each fully paid up and 2 lakh cumulative preference shares of 10 each. Cumulative preference shares बोला था ना मैंने, yes or no? Fully paid up. XYZ Private Limited and BCL Private Limited are holding 3 lakh equity shares and 1,50,000 equity shares respectively in AVS Limited. XYZ Private Limited and BCL Private Limited are the subsidiaries of TSR. So सीधा सवाल तो उनका यही होगा कि AVS TSR का सब्सिडरी है क्या? ना ना, पहले आंसर नहीं तो अपने को अपने बेस आंसर तो हमेशा मालूम रहता है अपने को, पर फॉर्मेट क्या है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, सो प्रोविजन एक्सप्लेनेशन, प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन नंबर कौन सा? जोर से बोलो 287 प्लस सेक्शन नंबर 47 वोटिंग पावर। 47 मैंने वोटिंग पावर का बताया ना आपको, प्रेफरेंस और इक्विटी वाला, उसमें सेक्शन 47 भी बताया ना, बोलो हाँ है ना। और साथ में 280 भी लिख सकते हो फॉर होल्डिंग कंपनी नॉट इशू। 287 लिखा ना? हाँ तो लिखना ही है, मैं पहले ही बोला ना, फर्स्ट वही बोला। चलो डन एवरीबॉडी। 47 इज ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर्स को तभी मिलते हैं ना, हाँ है ना। चलो सो 3 से सेक्शन आएंगे, 287 सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 एंड 87 सॉरी 47, ये 3 सेक्शंस आने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा नो 47 वोटिंग पावर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर डिस्कस किया था ना परसों। जागो ग्राहक जागो, डिस्कस किया था नहीं किया था? पॉइंट नंबर 1 सीधा सब्सिडरी का डेफिनेशन ठोकना शुरू कर देने का। ठीक है, कि सब्सिडरी कंपनी मींस, सब पॉइंट नंबर ए कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सब पॉइंट नंबर बी मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आर हेल्ड बाय सच अ कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो हाँ या ना। लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का पॉइंट डालना चाहते हो तो डालो, पर अभी तक के मैंने उसको एक्सप्लेन किया नहीं है। विल सी दैट सब्सिडरी लिखने के बाद में नेक्स्ट वाला A subsidiary of अच्छा लिखते वक्त ये भी याद रखना कि भैया वोटिंग पावर मोर देन 1/2 और हेल्ड बाय इटसेल्फ और थ्रू 1 or more ऑफ इट्स सब्सिडरी, ये वर्डिंग आना चाहिए। थ्रू 1 or more ऑफ इट्स सब्सिडरी, ये वर्डिंग आना चाहिए। सबने लिखा है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपर्ली? यस और नो? फिर नीचे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लिखेंगे सिंपल कैलकुलेशन। कैसा दिया है कैलकुलेशन आपने? पैराग्राफ में दिया है, टेबल में दिया है? पैराग्राफ में दिया है। अच्छा, इस सेक्शन में मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा एग्जाम्प्ट कर सकता हूं, इधर यू कैन गिव इट इन टेबल और यू कैन आल्सो गिव इट इन पैराग्राफ, बट परसेंटेजेस बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो परसेंटेज बाकायदा क्लियरली मेंशन होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सब्सिडरी टीएसआर का बन रहा है? बोलूं एक्सप्लेनेशन बोलूं या कर लिया है? एक बार मेंशन करता हूं, इन द गिवन केस। ठीक है, सीधा पॉइंट नंबर 1 में फैक्ट खत्म करने हैं आपको। इन द गिवन केस that is BCL, कौन कौन सी है वो? XYZ and BCL Private Limited holds 3 lakh equity share and 1,50,000 equity shares respectively in AVS, which is having total equity share capital of 8 lakh. समझ में आ रहा है? ये एक सेंटेंस में खत्म हुआ। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। वो आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो वोटिंग पावर के लिए प्रोविजन के अंदर, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला डिविडेंड के लिए, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रोविजन में सेक्शन लिखो ना, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज किया है। उन्होंने क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स बोला है, तो प्रोविजन में आपने 47 कोट करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? सो हम पॉइंट 1 में ये लिखेंगे कि भैया कौन कौन सा XYZ एंड BCL होल्ड 3 लाख एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इन AVS प्राइवेट लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनके डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। दिस होल्डिंग, पॉइंट नंबर 2, दिस होल्डिंग विल बी अ परसेंटेज होल्डिंग ऑफ टुगेदर, कितना? पर परसेंटेज होल्डिंग कितना हो रहा है? 55% हो रहा है ना? बोलो हाँ या ना। दिस विल बी टुगेदर परसेंटेज होल्डिंग ऑफ कितना? 55%। एंड बिकॉज ऑफ द सेम, थर्ड पॉइंट नंबर 3, एज XYZ and BCL are subsidiary of TSR, so the AVS Private Limited will also become a subsidiary of किसका? बोले एक बार, TSR as per above definition. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 से मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। 3 से मैक्सिमम कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 4। लिख के दिखाऊं क्या? आर यू श्योर? लिख के नहीं दिखाना है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? बोलो
प्रेफरेंस शेयर तुम अज्यूम कर सकते हो, बट मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि जब डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला कृपया अज्यूम ना करें, क्योंकि 2 साल का डिविडेंड क्यूमुलेटिव अरियर में है, ये चीज अज्यूम करने लायक नहीं है। मतलब ये बहुत कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर नहीं होगी कि 2 साल तक के डिविडेंड अरियर में कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर हो गया। बहुत ज्यादा पर्टिकुलर चीजें अजम्पशन नहीं होती, जनरलाइज वाली होती है, ठीक है। सो अवॉइड कीजिए, किया तो अच्छी बात है, नॉट एनी इशू, आंसर उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने कैलकुलेशन दे दिया, परसेंटेज बोल दिया, आंसर के अंदर कंक्लूड करना कि इन दिस केस एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड एज पर अबाउट डिस्कशन, फुल स्टॉप। आंसर कंक्लूड करना पड़ेगा ना, ना ना, आंसर कंक्लूड करना है, आंसर में वो सेंटेंस आना चाहिए जो पूछा है, ठीक है। फिलहाल तुम फॉर्मेट के साथ कोई भी खेल खिलवाड़ मत करो, ठीक है, जितना है उतना लिखना है। जी सर, कोई सॉरी, दोनों अजम्पशन अवॉइड करना, तुम्हारा समय वेस्ट होगा। क्यों ना, क्यों गया दूसरा क्वेश्चन, उसके मार्क्स भी गए, ठीक है। एनीवन मोर, यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? यस ना? दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर ही था, बोलो हाँ या ना? सेम आंसर, सिर्फ नाम चेंज, वैल्यूज चेंज, दैट्स ऑल। आंसर सेम है या नहीं है? अच्छा, सब्सिडी नहीं है क्या इसमें? कितना परसेंट होल्डिंग आ रहा है? 43% के आसपास। तो आंसर में वैसा कंक्लूड करना कि इन दिस केस इज नॉट ए सब्सिडी, ठीक है। दूसरा वाला डिस्कस करूं, जरूरत है? एक और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Would your answer be different is PQR Limited has 8 out of 9 directors on the board of SAB Private Limited. कंट्रोल द कंपोजिशन है तो भाई साहब स्ट्रेट अवे सब्सिडरी होगा, पर इस चीज को आपने आंसर में सीधा कंक्लूड किया तो भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन में नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीधा आंसर प्रोविजन में तो सेक्शन आ ही रहा है, उसमें तो आ ही रहा है ना, कंट्रोल द कंपोजिशन। चलो, समझ में आया पक्का? यस और नो? होमवर्क सबका क्लियर है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। चलो आगे बढ़े, यस और नो? हाँ जी मैम। ना 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 ना, आपको परसेंटेज होल्डिंग मेंशन करना है कितना है, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द फिगर्स, कभी भी ये शॉर्टकट ना मारिएगा, आपको सभी कैलकुलेशन करके फिगर्स दिखाने हैं कि ये 47% है, ये 55% है, ये 43% है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, ठीक है जी सर। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अगर आपने अजम्पशन कुछ और लिया है तो उसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकता है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जब वो क्या बन जाता है? अच्छा, वो आंसर डिस्कस करेंगे क्या पहले वाले केस में ना? पहले वाले केस में अगर आपको आंसर डिस्कस करना है तो उसके अंदर हम प्रोविजन में पॉइंट ऐड करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स if are cumulative and dividend is in arrear for more than or equal to 2 years, they will get a voting right proportionate to equity shareholders. समझ में आया? फिर नीचे एक्सप्लेनेशन में हम एक और कैलकुलेशन ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि एज दिस मच प्रेफरेंस शेयर्स आर हेल्ड सो द परसेंटेज होल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 55% टू जितना भी प्रेफरेंस का ऐड हुआ है, ये एडिशनली ऐड करना। बचा हुआ आंसर कंक्लूडिंग सेम रहेगा कि सब्सिडरी तो वैसे भी है। समझ में आया पक्का? ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? चलो डन एवरीबॉडी, पक्का समझ में आया सबको? एवरीबॉडी हाँ या ना? चलो, यहां आंसर डिस्कशन कंप्लीट होता है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। 1:30 बज गया आज, हे भगवान। क्वेश्चन में है तो आई विल चेक इफ देयर इज गुड क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का, या लिखवा भी दे सकते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन दू, क्वेश्चन के ही है। चलो, दिस इज द फर्स्ट वन। यस बोलो, नो नहीं बोलने का है, अपने को और ट्राई करने का है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करे इसका फोटो खींच लीजिए। पेज नंबर 1.15 या 1.16 पे होगा, May 19 वाला सवाल है। 1.15 या 1.16 दोनों में से एक पेज पे होगा, वो दोनों पे होगा ना, MNO का या उसके आगे होगा। किधर ही नहीं है तो इसका फोटो खींच लो। इसका फोटो खींच के रखो।
और बुक में होमवर्क सॉल्व करते हो क्वेश्चन लिखना, ठीक है? बुक में क्वेश्चन लिख लेना ना, मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा। डन? ये एक क्वेश्चन उधर से खुलेगा। ये हो गया फोटो खींचना। चलो सेकेंड वन इज दिस वन, ये छोटू सा है, ये होगा पेज नंबर 1.16 पे। चलो डन, ये हो गया है पक्का सबका? ये वाला खींच लो। ओके, घर पे 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे जरा। 12 मिनट का टाइमर, कितने मिनट्स का? 12, ठीक है? उसके अंदर आपका पढ़ना लिखना सब होना चाहिए। अगर सुनना, हाँ 1 मिनट होल्ड, 12 मिनट के अंदर जितना जमता उतना लिख के मत आ जाना। नहीं, अगर आधे क्वेश्चन लेके आओ, सर तुमने 12 मिनट बोला था, तो 12 मिनट तक के देखना क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद कंप्लीट भी करके लाना। उधर के क्लास में आज मिला था एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट लिखे, बोला क्या हो गया सर 6 मिनट में इतना ही हुआ बोले। सो पूरे 12 मिनट में पूरा लिखना, ठीक है? चलो आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।